नमस्ते बच्चों। आज हम क्लास 8 के पाठ्यक्रम के हाफियाली पाठ्यक्रम के अनुसार आखिरी जो पाठ है हम लोगों का उसका नाम है भारत दर्शन। उसका विश्लेषण करेंगे, उसके जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसे में लॉकडाउन में घर में बैठे बैठे हम लोग बहुत बुरा लग रहा है, हमें बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ख़राब परिस्थिति से गुजर रहे हैं हम लोग। लेकिन इस चैप्टर के इस पाठ के बारे में जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि लॉकडाउन 5.0 में हम लोगों को ये सूचना की दी गई है केंद्र सरकार से कि हम लोग देश में किसी भी प्रांत में जा सकते हैं। तो इसलिए ये चैप्टर में हम लोग देश के विभिन्न प्रांत के बारे में जानेंगे, उसकी विशेषताएं के बारे में जानेंगे। तो इस पाठ को शुरू करते हैं। किसी एक डायरी के पन्नों से लिया गया है ये पाठ। इसका नाम है भारत दर्शन, मतलब भारत को देखना। भ्रमण शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। जो हम लोगों को पता है कि भ्रमण शिक्षा का एक अभिन्न अंग होता है, जिसको अभिन्न मतलब होता है पाठ करना, विभाग करना, जिसको विभाजित नहीं होता है। भ्रमण शिक्षा का एक अच्छा अंग है। भ्रमण से हमें जो अनुभव प्राप्त होता है उसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। भ्रमण से हम लोगों को जो अनुभव, जो शिक्षा प्राप्त होता है वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। इसलिए विभिन्न विद्यालय के विद्यार्थियों को बीच बीच में शिक्षामूलक भ्रमण में ले जाया जाता है। हम लोग के स्कूल से भी हम लोग विभिन्न जगह पे जाते हैं शिक्षामूलक भ्रमण के लिए। ज्ञान यात्रा जिसे कहा जाता है उसमें हम लोग जाते हैं, इंग्लिश में एक्सकर्शन कहा जाता है, उसमें जाते हैं हम लोग। साथ ही हमारे दैनिक कार्यों में एक अति महत्वपूर्ण कार्य है डायरी लिखन। और हमारे दैनिक कार्यों में रोज़ जो हम लोग काम करते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण कार्य और भी है, वो है डायरी लिखना। डायरी अपने सारा दिन में हम लोगों ने कौन कौन से अच्छे काम किए हैं, क्या काम किए हैं, कैसे काम किए हैं, हर एक का एक्सप्लेनेशन, हर एक का विवरण उधर में लिखना। दिन भर की बात को रात को सोने से पहले अपनी डायरी में लिखने के अनेक फ़ायदे हैं। दिन भर में जो भी हुआ है हर एक चीज़ को अपनी डायरी में लिखने के अनेक सारे फायदे हैं। इस पाठ में 8वीं कक्षा के रोमन नामक एक छात्र की डायरी के कुछ पन्ने दिए जा रहे हैं। इस पाठ में मैंने पहले ही बोला था कि डायरी के पन्नों से लिया हुआ ये पाठ। और ये किसकी डायरी का पन्ने हैं? ये रोमन नामक एक 8वीं कक्षा के छात्र का डायरी जो रोज लिखता था, उस डायरी के कुछ पन्ने इधर में दिए गए हैं, जिनमें उसने एक शिक्षामूलक भ्रमण के अपने अनुभवों को समेटने का प्रयास किया है। जिसमें उसने अपने जो शिक्षामूलक भ्रमण के लिए वो स्कूल के तरफ से गया था, उसके जो अनुभव हुआ था हर एक जगह पे, हर एक प्रांत में जाने के बाद उसको जो महसूस हुआ है, हर एक चीज़ वो समेटने की कोशिश कर रहा था। हर एक चीज़ को उसने उस डायरी में लिख के रखे थे। तो शुरू करते हैं। 30 सितंबर 2011, 30 सितंबर को उन लोगों का ज्ञान यात्रा शुरू हुआ 2011 को। आज हम बहुत खुश थे। आज रोमन बहुत खुश था। इधर में हम की जगह पे रोमन को हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि रोमन की डायरी से लिया हुआ है, इसलिए मैं रोमन के नाम डायरेक्ट बोल रहा हूँ। आज हम बहुत खुश थे। हमारी कक्षा के 20 विद्यार्थी विद्यालय की ओर से भारत भ्रमण के लिए जा रहे थे। आज रोमन बहुत खुश था। ऐसे भी सभी बच्चे खुश हो जाते हैं जब भी किसी जगह पे घूमने जाने का मौका मिलता है, तो हर एक बच्चा खुश हो जाता है। तो इधर में रोमन भी बहुत खुश था, क्योंकि वो उसके सभी सहपाठी के साथ 20 विद्यार्थी, उन लोग के स्कूल के विद्यालय के 20 विद्यार्थी भारत भ्रमण के लिए जा रहे थे। भारत घूमने के लिए, पूरे भारत देश को घूमने के लिए वो लोग जा रहे थे। हमारे साथ विज्ञान शिक्षक भवन नर्जरी सर तथा अंग्रेजी शिक्षिका दीपाली पेगू मैडम भी जा रही थी। उनके साथ उनके विज्ञान के शिक्षक, उनके साइंस के टीचर भवन नर्जरी सर तथा अंग्रेजी की शिक्षिका, इंग्लिश के टीचर दीपाली पेगू मैडम उनके साथ जा रहे थे। सफ़र के लिए ज़रूरी सारा सामान मैंने कल ही अपने बैग में रख लिया था। रमन ने क्या किया था? सफ़र में उसको जाना है, उसको पता है कि कल से हम लोग स्कूल का एक्सकर्शन या ज्ञान यात्रा शुरू होने वाला है, जाने वाले हैं हम लोग। इसलिए उसने सफ़र के लिए जितना भी सामान है वो छटपट सब कुछ कल रात को ही, मतलब जाने से 30 सितंबर को 29 सितंबर को रात को उसने सब कुछ अपने बैग में समेट लिया था। माँ ने एक छोटे डिब्बे में कुछ ज़रूरी दवाइयाँ भी रख दी थी, और उसकी माँ ने
कुछ ज़रूरी सामान, ज़रूरी दवाइयाँ जो रास्ते में हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है किसी भी सिचुएशन में, तो वो सभी सामानें दवाइयाँ माँ ने कुछ रख दिए थे। सुबह 7:35 की गाड़ी थी। सुबह उनका गाड़ी कितने बजे की थी? 7:35 की। माँ, पिताजी और दादाजी मुझे छोड़ने स्टेशन आए थे, और उसके माँ, पिताजी और दादाजी तीनों उसको छोड़ने के लिए स्टेशन पर आए थे। हमारा पहला सफ़र गुवाहाटी से कलकत्ता तक का था। उन लोगों का पहला सफ़र कहाँ से कहाँ तक था? गुवाहाटी से कलकत्ता तक। मैंने सभी को बाय बाय कहा और उसके बाद हमारी गाड़ी धीरे धीरे शहर से निकलकर कब सरायघाट पुल तक पहुंच गई हमें पता ही नहीं चला। उनकी गाड़ी कैसे गुवाहाटी से छोड़कर सरायघाट के पुल तक, ब्रह्मपुत्र के बीच में जो बड़ा सेतु है सरायघाट पुल, जो पुल है सरायघाट पुल, उसके ऊपर कब पहुंच गया उसको पता ही नहीं चला। विशाल ब्रह्मपुत्र के नद के ऊपर बने इस पुल पर से होकर गुजरने का आनंद भी अनोखा था। उसने शायद पहली बार देखा था कि ब्रह्मपुत्र के ऊपर इतना बड़ा, ब्रह्मपुत्र तो बहुत विशाल है, उसके ऊपर इतना बड़ा सेतु के ऊपर से, इतने बड़े पुल के ऊपर से जाना भी एक अनोखा है। मतलब उसको बाहर देखने से वो बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ पानी पानी, बीच में से एक रेल दिखाई देता है, अनोखा था। कुछ ही देर बाद रेलगाड़ी में अलग अलग अंदाज में आवाज़ लगाते हुए फेरी वालों का आना जाना शुरू हो गया। कुछ समय के बाद रेलगाड़ी में वैराइटीज टाइप के अलग अलग आवाज़ निकालने वाले फेरी वालों के आना, जैसे चाय, बादाम, चटपटे, ये सब फेरी वाले आगे। गरम चटपटे चने खा लो, बादाम ले लो, बादाम सस्ता मीठा फल लो, जैसी आवाज़ों ने भारतीय रेल के सफ़र के आनंद की शुरुआती दस्तक दी थी। इन सब फेरी वालों की आवाज़, जैसे कोई बोल रहा है गरम चटपटे चने खा लो, कोई बोल रहा है बादाम ले लो बादाम, कोई बोल रहा है सस्ता मीठा फल ले लो, ये ऐसी आवाज़ सुनने के बाद उसको लगा कि भारतीय रेल के सफ़र के आनंद की शुरुआती दस्तक दे दी। मतलब उन लोग रेल से सफ़र कर रहे थे, ये इसका जो आनंद है उसका शुरुआती दस्तखत, मतलब आरंभ के दस्तक नॉकिंग किया है। हंसी और आनंद के माहौल में समय गुजरने का पता ही नहीं चला। हंसी और आनंद के माहौल में सभी मिल के गेम सेम खेल रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। हंसी और उल्लास से भरपूर उनके ये यात्रा होने वाला था, इसलिए पता ही नहीं चला। शाम होने से पहले हम असम की सीमा से बाहर निकल चुके थे। शाम होने से पहले ही वो लोग असम की सीमा को छोड़कर बाहर निकल चुके थे। अब फेरी वालों की आवाज़ों में बांग्ला भाषा की मिठास घुलने लगी थी, क्योंकि वो लोग कोलकाता तक जा रहे थे, तो अभी फेरी वालों की आवाज़ में बांग्ला भाषा की आवाज़ मिठास गूंज रही थी। 1 अक्टूबर 2011 सुबह के शोरगुल से हमारी आंखें खुली। सुबह की आवाज़ से उनकी आंखें खुली। हम हावड़ा स्टेशन पहुंच चुके थे। वो लोग हावड़ा के स्टेशन, कलकत्ता के हावड़ा स्टेशन पर पहुंच चुके थे। हम सभी ने अपना अपना सामान उठाया और एक एक कर उतरने लगे, और सभी ने अपना अपना सामान उठाकर एक एक करके उतरने लगे रेलगाड़ी से। हम में से कई लोगों ने पहली बार इतना बड़ा शहर देखा था। उन 20 विद्यार्थियों में से बहुत सारे लोगों ने, कई लोगों ने पहली बार इतना बड़ा शहर देखा था। उन लोगों ने कई बार तो हम सड़क पार करने में भी काफ़ी कठिनाई हुई। कई बार तो वो लोग सड़क, क्योंकि वो बिजी सिटी है, चारों तरफ गाड़ी आते जाते रहते हैं, उधर में सिग्नल को देख के पार होना पड़ता है। तो कुछ लोगों ने पहली बार देखा था, कुछ विद्यार्थियों ने पहली बार देखा था, इसलिए उन लोगों को सड़क पार करने में भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। दिन भर में हमने राष्ट्रीय अजायब घर, बिरला तारामंडल, हावड़ा पुल, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, विद्यासागर सेतु आदि देखे। दिन भर में उन लोगों ने राष्ट्रीय अजायब घर, जहाँ पे अजायब चीज़ होता है, बिरला तारामंडल मतलब जहाँ पे सोलर सिस्टम के बारे में, उधर में स्टार्स के बारे में बताया जाता है। हावड़ा पुल हम लोगों ने देखा है, जो बड़े सा पुल होता है, कलकत्ता में है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, जहाँ पे रानी विक्टोरिया रही थी, वो मेमोरियल हॉल, विद्यासागर सेतु आदि उन लोगों ने देखा कलकत्ते में। इस जगह को अंडरलाइन करके रखना आप लोग। शहर के बीचों बीच पटरियों पर चलने वाले ट्राम को देखने का अनुभव भी मेरे लिए बिल्कुल नया था। उसके लिए, रमेन के लिए सबसे नया चीज़ था शहर के बीचों बीच ट्राम गाड़ी का। ट्राम गाड़ी मतलब रेल की पटरी होती है, उसके ऊपर से जो रेल के एक एक डब्बे होते हैं वो चलते हैं, जैसे बस चलते हैं, ऐसे रोड के बीच में से रेल की पटरियाँ बिठा होते हैं, उसके ऊपर से जो गाड़ी चलता है उसको ट्राम गाड़ी कहते हैं। वो
इलेक्ट्रिक से चलता है, ऊपर में तार भी होता है, ठीक है। पटरियों से चलने वाले ट्राम को देखने का अनुभव भी मेरे लिए बिल्कुल नया था। ये अनुभव उनके लिए नया था, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर क्या देखते हैं कि रोड में सिर्फ गाड़ियाँ चलते हैं, लेकिन उधर में रोड में गाड़ियों के साथ ट्रम भी चलता है, मतलब रेल भी चलता है रोड के बीच में से, बिल्कुल नया था। भूमितल रेल, मेट्रो रेल जिसे कहते हैं, भूमितल रेल के सफ़र ने तो मुझे और भी रोमांचित किया। भूमितल रेल का सफ़र ने उसको और भी रोमांचित किया, और भी उसमें अंदर जोश उल्लास भर दिया था कि कैसा है ये, कैसे बनता है, कैसे चलता है, हर एक चीज़। नरजरी सर ने हमें बताया कि कोलकाता की मेट्रो रेल भारतीय रेल द्वारा संचालित देश में सबसे पुरानी यातायात प्रणाली है। भारतीय रेल के द्वारा प्रचलित स्थापित सबसे, भारत देश के सबसे पुरानी यातायात प्रणाली है। सबसे पुरानी यातायात प्रणाली मतलब मिट्टी के नीचे से ट्रेन जाना, ठीक है। बांग्ला में इसको पाताल रेल भी कहते हैं। महलों से इस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है, और महलों से देखने से ऊपर से बड़े बड़े इमारतों के सामने और उनके भाषा के मिठास के कारण भी कलकत्ते को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। कलकत्ता शहर घूमने की हमारी इच्छा अधूरी ही रह गई। कलकत्ता शहर, पूरी कलकत्ता शहर को घूमने के लिए कम से कम 7-8 दिन तो लगता है। अगर सुबह से लेकर शाम तक घूमोगे तब भी ख़त्म नहीं होगा, इतना बड़ा शहर है। कलकत्ता शहर घूमने की हमारी इच्छा अधूरी रह गई, उन लोगों की भी इच्छा अधूरी रहेगी, क्योंकि उन लोगों ने कुछ ही चीज़ देखे थे। क्योंकि आज रात की ही गाड़ी से हमें पुरी के लिए रवाना होना था, क्योंकि आज रात की ही गाड़ी से उनको पुरी में जाना था, उड़ीसा में जाना था। हमने रात के लगभग 11 बजे हावड़ा पुरी एक्सप्रेस से अगली यात्रा शुरू की। रात के लगभग 11 बजे उन लोगों ने हावड़ा और पुरी एक्सप्रेस रेल से अपनी अगली यात्रा मतलब पुरी के लिए यात्रा शुरू की। हावड़ा के शोरगुल से निकलकर गाड़ी अब अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। गंतव्य मतलब जहाँ पे जाना है, ठीक है। तो गंतव्य स्थल वो जहाँ पे मतलब पुरी के लिए आगे बढ़ रही थी गाड़ी। 2 अक्टूबर 2011 को सुबह लगभग 8 बजे हम पुरी स्टेशन पर उतरे। वो लोग सुबह लगभग 8 बजे वो लोग पुरी स्टेशन पर उतरे। पुरी केवल धार्मिक नगरी के रूप में ही नहीं, बल्कि सागर तट के कारण भी पूर्व क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। पुरी सिर्फ धार्मिक क्षेत्र नहीं है, पुरी सिर्फ धार्मिक जगह नहीं है, बल्कि उसमें जो समुद्र तट है वो देखने के बाद वो देखना भी लोगों के लिए बहुत आनंददायक होता है। इसलिए उधर में बहुत सारे पर्यटक इधर में आते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रसिद्ध 4 धामों में से जगन्नाथपुरी एक है। धार्मिक मान्यता, हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रसिद्ध 4 धाम है, उसमें से ये जगन्नाथपुरी एक है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद हम समुद्र तट पर पहुँचे। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद वो लोग समुद्र तट, समुद्र के बीच में गए। अपार नीले समुद्र में उफनती लहरों को देखना सचमुच बहुत ही रोमांचक अनुभव था। बहुत बड़ा है समुद्र और उसमें जो लहर आ रहे थे, जो वेव उसके उठ रहे थे, वो देखना भी बहुत रोमांचक था, बहुत आनंददायक था, ठीक है। वहाँ से हम चिल्का झील देखने के लिए रवाना हुए। उधर से पुरी में चिल्का झील किस लिए मशहूर है इसके बारे में जानकारी हम लोग इधर में प्राप्त करेंगे, ठीक है। वहाँ से वो लोग चिल्का झील देखने के लिए गए। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील मतलब नमक वाला पानी जो होता है, तो ठीक है, वो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। हमने झील में नौकायन का आनंद भी उठाया। उधर में उन लोगों ने बोटिंग किया, नौकायन किया और स्वच्छंद रूप से तैरते हुए डॉल्फिनों को देखा। और उधर में स्वच्छंद रूप से अपनी खुशी से झूमते हुए, तैरते हुए डॉल्फिनों को भी देखा उन्होंने। 3 अक्टूबर 2011 की बात है। आज हमने कोणार्क का सूर्य मंदिर देखा। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जहाँ पे कहा जाता है कि सूरज की पहली रोशनी उस मंदिर की ओर से आता है। इसे करीब से देखने के बाद लगा कि भारत का इतिहास वास्तव में कितना गौरवशाली रहा है। इसको देखने के बाद उसको रोमन लोगों को लगा कि भारत का इतिहास कितना वास्तव में कितना गौरवशाली है, कितना प्राउड करने वाली बात है कि हम लोग का इतिहास ऐसा है। सूर्य के रथ के आकार में बना यह भव्य भवन हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। यह जो मंदिर है ये सूर्य के रथ के आकार में बना हुआ है। जैसे सूर्य के रथ में हम लोग ज़्यादातर जानते हैं 7 घुरा होता है, उसमें
एक रथ की तरह बना होता है, उसमें सूर्य देवता खड़े रहते हैं, ऐसे वो भवन को बनाया गया है। कोणार्क के बाद हमने कलिंग का रणक्षेत्र भी, कलिंग जैसे क्लास 7 में आप लोगों ने पढ़ा था अशोक का शस्त्र त्याग, उसमें जो जहाँ पे मगध और कलिंग के बीच में जो लड़ाई हुआ था, जहाँ पे महाराजा अशोक ने अपने अस्त्रों को छोड़ दिया था और उन्होंने बुद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। क्लास 7 में हम लोगों ने पढ़ा है अशोक का शस्त्र त्याग जो चैप्टर है उसमें। तो कलिंग का रणक्षेत्र भी देखा, जहाँ सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध किया था, जहाँ पे सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो विजय तो प्राप्त नहीं कर पाए हैं, करने के लिए युद्ध किया था। उसके बाद हमने उदयगिरी और खड़ागार का विश्व प्रसिद्ध जैन गुफाएं देखे, और उदयगिरी और खड़ागार एक जगह का नाम है, दोनों जगह का नाम है। उधर में उन लोगों ने विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड फेमस जैन गुफाएं, जैन लोग जहाँ पे ध्यान करते थे वो गुफाएं देखी। दोपहर 3 बजे हम भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पहुँच चुके थे, और दोपहर के 3 बजे वो लोग भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए। हमें कोणार्क एक्सप्रेस से मुंबई के लिए रवाना होना था। अभी उन लोगों को कोणार्क एक्सप्रेस से मुंबई के लिए रवाना होना था। अक्टूबर के महीने में भी यहाँ बहुत गर्मी थी। अक्टूबर के महीने में भी उस साइड में, दक्षिण भारत के साइडों में बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है। भुवनेश्वर से बाहर निकलने के बाद जब हमारी गाड़ी हरे भरे खेतों और खुले समतल मैदानों से होकर गुजरने लगी तो बाहर की स्वच्छ हवा ने हमें काफ़ी राहत दी। और भुवनेश्वर से निकलने के बाद जैसे दक्षिण भारत के सीमा को उन लोगों ने छोड़ दिया था, तब से ही उन लोगों ने हरे भरे खेतों के ओर से उन लोगों की गाड़ी जाना शुरू हुआ, और बाहर से ठंडी ठंडी हवाएं अंदर घुस रही थी। इसने उन लोगों को राहत की सांस ली, इतनी गर्मी से बाहर आए वो लोग। कुछ ही देर बाद फल, ककड़ी और दही आदि लेकर फेरी वाले आने लगे, और कुछ ही समय बाद ही फल, ककड़ी, दही ये सब लेकर फेरी वाले आने लगे। बनियान, छोटी धोती और गले में गमछा पहने सांवले बढ़ने के लोग जो बोलते उसे कुछ इशारों से और कुछ असमिया से मिलती जुलती भाषा होने के कारण हम समझ पा रहे थे। क्या बोला इधर में? बनियान, छोटी धोती। बनियान मतलब अंदर का जो ऐसे इतना हाथ वाला जो टी शर्ट होता है, हम लोग जिसे कहते हैं अंदर में लगाते हैं, वैसे छोटे धोती, छोटे वाला धोती जो साउथ इंडियन लोग ज़्यादातर पहनते हैं, और गले में गमछा, गले में एक गमछा पहने सांवले बढ़ने के लोग, थोड़ा काला बढ़ने के लोग जो बोलते कुछ इशारों से और कुछ असमिया से मिलती जुलती भाषा होने के कारण हम समझ पा रहे थे। उड़ीसा जो लैंग्वेज है वो उड़िया और असमिया का मिक्स्ड लैंग्वेज है, वो आप लोग अगर सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, रात समझ पा रहे थे। रात के लगभग 10:30 बजे हम विशाखापट्टनम पहुंच चुके थे। वो लोग रात के 10:30 बजे विशाखापट्टनम पहुंच चुके। इसमें से कुछ बच्चों ने प्लेटफॉर्म में उतरकर इडली डोसा खाया, और विशाखापट्टनम पहुंचने के बाद वो लोग स्टेशन पर उतर के कुछ बच्चों ने इडली और डोसा, साउथ इंडियन जो खाना होता है इडली डोसा, वो सब खाया। कुछ ने फल वगैरह भी खरीदे, और कुछ लोगों ने फल यस और बाकी जो खाने बच्चों को जो पसंद आता है ऐसे खाना खरीदा उन लोगों ने। 4 अक्टूबर 2011 आज सुबह आँख खुली तो हम विजयवाड़ा पहुंच चुके थे। आज सुबह जैसे उन लोगों का आँख खुली तो वो लोग विजयवाड़ा पहुंच चुके थे। बाद में हमें गुरुजी ने बताया कि ये रेलवे जंक्शन दक्षिण भारत का एक बड़ा रेलवे जंक्शन है, और बाद में गुरुजी ने उन लोगों को बताया कि ये जो रेलवे जंक्शन है ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। तुम लोग के बुक में क्वेश्चन भी आया, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन का नाम क्या है, तो उसका आंसर है विजयवाड़ा। यहाँ हमारे डिब्बे से कई यात्री उतरे और नए यात्री सवार हुए। इधर में जहाँ पे स्टॉपेज होता है उधर में कुछ लोग उतरते हैं, कुछ नए सवार होते हैं। वे आपस में तेलुगु भाषा बोल रहे थे। वो लोग आपस में तेलुगु में बात कर रहे थे। वहाँ से चलने के बाद हम हैदराबाद शोलापुर होते हुए रात को लगभग 12 बजे पुणे पहुँचे। वो लोग इन सब को छोड़ते हुए हैदराबाद शोलापुर होते हुए वो लोग रात के 12 बजे पुणे जाकर पहुँच गए, मतलब अभी महाराष्ट्र सीमा में पहुँच गए वो लोग। पुणे मुंबई के बाद महाराष्ट्र का दूसरा बड़ा शहर है। पुणे मुंबई के बाद महाराष्ट्र का दूसरा बड़ा शहर है।
यह शहर शिवाजी महाराज के जीवन एवं मराठी साम्राज्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। ये जो शहर है ये शिवाजी महाराज के जीवन के गाथाओं को दर्शाता है। जीवन इधर से शुरू हुआ था ऐसे लगता है, एवं मराठी साम्राज्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण है। और मराठी साम्राज्य का जो इतिहास है, मराठी लोगों का जो इतिहास है वो इधर से शुरू हुआ था, महत्वपूर्ण अंग है। मायानगरी मुंबई के करीब पहुंचने के रोमांच के साथ मैंने सोने का प्रयास करने लगा। और पुणे से वो लोग मुंबई के लिए जा रहे थे तो उन लोगों ने सपना देख रहे थे कि मुंबई में जाएंगे, कैसा लगेगा, मुंबई शहर देख रहे हैं। ये सोच हर किसी के दिमाग में होता है बचपन से ही, ठीक है। तो मायानगरी मुंबई के करीब पहुंचने के रोमांच के साथ साथ वो सोने की कोशिश कर रहा था ताकि उधर में जाके जो भी चीज़ दिखाई दे वो अच्छी तरह से वो देख सके। नींद अगर पूरा नहीं होता है तो शरीर में हम लोगों को एनर्जी नहीं मिलता है तो घूमने में मज़ा नहीं आता है, इसलिए वो अपना नींद कंप्लीट कर रहा था। 5 अक्टूबर 2011 सुबह करीब 5 बजे हम मुंबई पहुँचे। 5 अक्टूबर 2011 को सुबह करीब 5 बजे वो लोग मुंबई जाके पहुँचे। मायानगरी के नाम से लोकप्रिय मुंबई शहर को देखने की इच्छा मेरे मन में बचपन से ही थी। मायानगरी मुंबई शहर को देखने की इच्छा शायद आप लोगों के भी मन में है, बचपन से रहती है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में उतरते ही इसकी विशालता को देखकर हम दंग रह गए। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को देखने के बाद वो लोग इतने बड़े बस डिब्बे को कभी नहीं देखे थे, बस स्टॉपेज को कभी नहीं देखे थे। इसको देखने के बाद वो लोग दंग रह गए थे, उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा भी स्टॉप मतलब क्या बोलते हैं टर्मिनस होता है। नरजरी सर ने हमें बताया कि CST के नाम से मशहूर ये टर्मिनस मध्य रेलवे का मुख्यालय होने के साथ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। और नरजरी सर ने उन लोगों को बताया कि ये टर्मिनस जो है ये मध्य रेलवे का मुख्यालय होता है। इधर में रेलवे डिपार्टमेंट का हर एक चीज़ का क्या बोलते हैं हेड ऑफिस है रेलवे डिपार्टमेंट का। और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। इसको वर्ल्ड के यूनेस्को के विश्व धरोहर मतलब जहाँ पे जो जैसे हम लोग ताजमहल है ये भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, मतलब वंडर्स के हिसाब से भी गिनती किया जाता है इसको। ये देश का सर्वबृहत वाणिज्यिक केंद्र होने के साथ साथ ये हमारा देश का मुंबई शहर सर्वबृहत वाणिज्यिक केंद्र है। साथ साथ विश्व के सर्वोच्च 10 वाणिज्यिक केंद्रों में से एक और वर्ल्ड के सर्वोच्च 10 वाणिज्यिक केंद्रों में से मुंबई शहर भी एक है। इसलिए इसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं और इसलिए मुंबई शहर को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। भारत का हिंदी चलचित्र एवं दूरदर्शन उद्योग भी यहाँ होने के कारण यह शहर बॉलीवुड के नाम से भी प्रसिद्ध है। और भारत का हम लोग को पता है हिंदी चलचित्र मूवीज़ ये सब हिंदी चलचित्र एवं दूरदर्शन उद्योग यहाँ पे होने के बाद कारण इसको बॉलीवुड के नाम से भी प्रसिद्ध है या जाना जाता है। मुंबई शहर घूमते हुए मुझे ऐसा लगा मानो पूरा शहर भागा जा रहा है। मुंबई शहर घूमते हुए रोमन को ऐसा लगा कि लगता है कि पूरा शहर भाग रहा है, किसी के पास कोई टाइम नहीं है। वो लोग समय को बहुत ज़्यादा मानते हैं, समय को वेस्ट नहीं करते हैं। लोगों की व्यस्त जीवन शैली को मतलब वो लोग हर वक्त व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं। जीवन शैली को देखकर मुझे भी समय की अहमियत का एहसास हुआ। ये सब को देखकर रोमन को भी समय का मूल्य देना कितना ज़रूरी है ये उसको पता चला। दिन भर घूमते रहे वो लोग, दिन भर मुंबई शहर घूमते रहे। नरीमन पॉइंट चौपाटी, इस जगह को अंडरलाइन करके रखना। नरीमन पॉइंट, चौपाटी, जुहू बीच, मेरिन ड्राइव आदि के अलावा हमने कुछ फिल्मी सितारों के बंगले भी देखे। मुंबई शहर में उन लोगों ने क्या क्या देखा क्वेश्चन है। नरीमन पॉइंट, चौपाटी, जुहू बीच, मेरिन ड्राइव आदि के अलावा उन्होंने कुछ फिल्मी सितारों के फिल्मी एक्टर एक्ट्रेस के घर भी देखे। यहाँ हमने बड़ा पाव भाजी आदि का भी लुत्फ उठाया। इधर में उन लोगों ने बड़ा पाव और पाव भाजी भी खाया। मुंबई जाओगे तो बड़ा पाव और पाव भाजी खाना ज़रूरी है, बहुत टेस्टी होता है। 6 अक्टूबर 2011 हमने गेटवे ऑफ इंडिया, होटल ताज और एलिफेंटा की गुफाएं देखी। 6 अक्टूबर को वो लोग मुंबई में रहे। उधर में उन लोगों ने क्या क्या देखा, होटल ताज, एलिफेंटा की गुफाएं,
गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई की सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक बहुत पुरातन इमारत है। इसके पास ही समुद्र के किनारे अपनी विशालता को प्रदर्शित करता होटल ताज भारत की गौरव गाथा सुनाता है। और इसके पास ही समुद्र के किनारे होटल ताज विशालता को प्रदर्शित करता हुआ होटल ताज भारत की गौरव गाथा, भारत की जितने भी गौरव गाथा है होटल का ताज ने दिखा है, इसके बारे में बताते हैं। जिसका निर्माण भारतीय उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने 1903 में कराया था। जिस होटल का निर्माण 1903 में जमशेदजी टाटा ने, जो टाटा कंपनी के मालिक है, उन्होंने किया था। और सबसे दुखद कहानी अभी शुरू होता है। मुंबई में 26 नवंबर 2008 की रात को हुई आतंकवादी हमले में इस होटल को काफ़ी नुकसान पहुंचा और यहाँ कई लोग शहीद हो गए। और दुखद घटना यह है कि मुंबई में हम लोगों को जो पता है 26 नवंबर 2008 को ताज होटल में जो हमला हुआ था, उसमें ताज होटल ने बहुत सारे नुकसान का सामना किया और बहुत सारे लोग इस होटल के हमले में, आतंकवादी हमले में बहुत सारे लोग शहीद हो गए। हमने होटल के बाहर उन शहीदों की याद में मोमबत्तियां जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और होटल के बाहर एक नाम लिख के रखा हुआ है कि इन लोगों का शहीद हुआ है इस होटल में 2008 को, उनको श्रद्धांजलि दिया उन लोगों ने। उसके बाद हम एलिफेंटा के गुफाएं देखने गए। एलिफेंटा के गुफाएं मतलब इधर में एक गुफा है, उधर एक गुफा है, चारों तरफ गुफाएं हैं। ये गुफाएं समुद्र के बीच में स्थित एक छोटे से द्वीप में है। ये गुफाएं मुंबई के समुद्र के बीच में स्थित एक छोटे से द्वीप में है। एलिफेंटा के गुफाएं में चट्टानों को काटकर बड़ी ही कलात्मक ढंग से बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई गई है। एलिफेंटा की गुफाएं इसलिए भी मशहूर है क्योंकि उसके जो गुफाओं के बीच साइड में जो पत्थर होते हैं, उस पत्थर को काटकर बहुत सारे स्टेचूज बनाए गए हैं, कलाकारी किया गया है, उस पत्थर के ऊपर मूर्तियां बनाई गई है। शाम के 7:40 हमारी गाड़ी मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होगी और शाम को वो लोग 6 अक्टूबर के शाम को 7:40 पर उन लोगों की गाड़ी मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हुई। 7 अक्टूबर 2011 की बात है। सुबह करीब 9:30 पर गाड़ी भोपाल जंक्शन में खड़ी थी। गाड़ी भोपाल साइंस सिटी बहुत बड़ा साइंस सिटी है, देखना ज़रूरी है, वो बहुत अच्छा है। भोपाल का नाम देखते ही मुझे भोपाल गैस त्रासदी की कहानी याद आ गई जो हमने किताबों में पढ़ी थी। और भोपाल में एक बार गैस के लीकेज के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये घटना उसके दिमाग में आ गई थी। 1984 में अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड से गैस के रिजर्व से लगभग 20,000 लोग मारे गए थे। 1984 में अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड गैस के कारण उधर में 20,000 लोगों की मौत हो गई थी। भोपाल गैस कांड का कुप्रभाव आज भी वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा अन्य रूपों में जारी है। भोपाल में अभी भी वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषित है और भूमि प्रदूषण भी है, अभी भी ये जारी है वो गैस के कारण। उसके बाद हम झांसी होते हुए शाम को लगभग 4 बजे ग्वालियर पहुँचे और अभी वो लोग झांसी होते हुए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, तो झांसी होते हुए वो लोग लगभग 4 बजे ग्वालियर पहुँचे। गर्मी कुछ अधिक ही महसूस हुई। ग्वालियर पहुंचने के बाद उन लोगों को गर्मी थोड़ा ज़्यादा ही लगा। दूर दूर तक दिखाई देने वाले खेतों में भी हरियाली बहुत कम ही नज़र आती थी। दूर दूर तक खाली ज़मीन थी लेकिन खेत नज़र नहीं आते, हरियाली नहीं था, मतलब घास उग नहीं रहा था। रात को लगभग 9:30 बजे हम नई दिल्ली पहुँचे। रात के लगभग 9:30 बजे वो लोग नई दिल्ली पहुँच गए। 8 अक्टूबर 2011। आज सुबह हम सभी दिल्ली दर्शन के लिए एक टूरिस्ट बस में बैठे। अभी वो लोग दिल्ली दर्शन के लिए एक टूरिस्ट बस, उधर में गाइड भी होता है, एक बस भी होता है जो रिजर्व किया होता है, ठीक है, पूरे दिल्ली घूमने के लिए। दिन भर हम बस से दिल्ली के विभिन्न दर्शनीय स्थल में घूमते रहे। दिन भर में वो लोग बस से ही दिल्ली के विभिन्न दर्शनीय स्थल में घूमते रहे। कौन कौन से दर्शनीय स्थल उन लोगों ने देखा? राष्ट्रपति भवन, जहाँ पर राष्ट्रपति रहता है,
संसद भवन जहाँ पे संसद पार्लियामेंट बैठाया जाता है, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला, राजघाट, जंतर मंतर, बहाई प्रार्थना केंद्र, जामा मस्जिद, अक्षरधाम मंदिर आदि प्रमुख थे। इसको भी अंडरलाइन करके रखना कि दिल्ली के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के नाम, ये तुम लोग के क्वेश्चन में भी है। तो इन सब जगहों को उन लोगों ने देखा। टूरिस्ट गाइड ने हमें बताया कि भारत का राष्ट्रपति भवन दुनिया के विशालतम भवनों में से एक है। भारत का राष्ट्रपति भवन दुनिया के जितने भी बड़े बड़े भवन हैं उनमें से एक है। भवन परिसर में एक विशाल उद्यान भी है जो मुगल गार्डन के नाम से प्रसिद्ध है। भवन परिसर में, भवन के बीच में ही घुसने से साइड में ही एक गार्डन है जिसको मुगल गार्डन कहा जाता है। इंडिया गेट के बारे में उन्होंने हमें बताया कि ये महत्वपूर्ण स्मारक प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों की याद में बनाया गया था। अगर किसी ने आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि इंडिया गेट किस लिए बनाया गया, क्यों बनाया गया, तो अभी आप लोग उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि इंडिया गेट हमें अभी पता चल रहा है कि इंडिया गेट प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए लोगों की याद में बनाया गया था। ये दिल्ली के इंडिया गेट। पुराने दिल्ली में स्थित लाल किले से कुछ ही दूरी पर स्थित जामा मस्जिद के बारे में हमें टूरिस्ट गाइड ने बताया कि ये मस्जिद भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है और जामा मस्जिद जो है वो भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण सम्राट शाहजहां ने 17वीं शताब्दी के मध्य में करवाया था। ये मस्जिद का निर्माण किसने किया था? सम्राट शाहजहां ने। कब किया था? 17वीं सेंचुरी में, 17वीं सेंचुरी के बीच में। दिल्ली शहर में घूमते हुए हमने देखा कि भारत की राजधानी दिल्ली प्राचीन और गतिशील इतिहास के साथ साथ एक चमकदार आधुनिक शहर है। दिल्ली शहर घूमते हुए लोगों ने देखा कि भारत की राजधानी जो है, हम लोग की राजधानी जो है दिल्ली कैपिटल शहर है। दिल्ली प्राचीन, पुराने और गतिशील, अभी जो गति के अनुसार चलने, एक चमकदार आधुनिक शहर है। चमकदार, चारों तरफ खूबसूरती से भरा हुआ एक आधुनिक शहर है। नई दिल्ली अपनी चौड़ी सड़कों और ऊंची इमारतों के साथ एक समकालीन शहर होने का अनुभव कराती है। और चौड़ी सड़कें मतलब बड़ा वाला सड़क, ऊंची इमारत, बड़े बड़े बिल्डिंग्स के साथ समकालीन, अभी जो जैसे इस काल में जैसे होना चाहिए शहर, वैसे शहर की अनुभव कराती है। जबकि पुरानी दिल्ली सड़कें और दंग गलियां हमें इसकी प्राचीनता एवं ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताती है। और पुरानी दिल्ली में क्या हुआ है, छोटी छोटी गलियां हैं, मोरे हैं, इससे हम लोग को पता चलता है ये पुराने ज़माने के बनाया हुआ है। यहाँ ऐतिहासिक स्मारक और धार्मिक महत्व के सड़कों सैकड़ों स्थान है। इधर में ऐतिहासिक स्मारक, ऐतिहासिक मोनूमेंट, स्टेचूज और धार्मिक महत्व और धर्मों के जो महत्वपूर्ण है इसके सैकड़ों स्थान है, बहुत ज़्यादा स्थान है, देखते देखते ख़त्म नहीं होगा, ऐसा है। 9 अक्टूबर 2011 की बात है। वर्षों से मेरे मन में विश्व के अन्यतम आश्चर्य ताजमहल, विश्व के अन्यतम आश्चर्य वंडर्स में गिनती किया जाता है। ताजमहल को देखने की तमन्ना थी, उसको देखने की उसकी इच्छा थी। आज हमें सफ़ेद संगमरमर से बनी, पूरा सफ़ेद चादर से लिपटा हुआ बनी इस सुंदर इमारत को करीब से छूकर देखने का मौका मिला। आज उनको इस सफ़ेद चादर से लिपटा हुआ, संगमरमर से बना हुआ इस मोनूमेंट्स को, इस महल को छूकर देखने का मौका मिला। मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे अपनी पत्नी अर्जुमन बानो उर्फ मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। मुगल बादशाह, हम लोग पता है कि इस ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने। किसके लिए बनवाया था? अपनी पत्नी मुमताज़ का और एक नाम है अर्जुमन बानो, ठीक है, उसकी याद में बनवाया था। उन्हीं के नाम पर इस महल का नाम ताजमहल पड़ा और उनके नाम पर ही मुमताज़ का ताज और महल मतलब भवन, ठीक है, वो नाम से ताजमहल पड़ा। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। वर्ल्ड के वंडर्स में गिनती किया गया 1983 में। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। मुगल में जो वास्तु के हिसाब से जो घर बनाए जाते थे, ठीक है, उसके उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ हम सभी ने खूब फ़ोटो खींचे। इस महल में उन लोगों ने सभी ने फ़ोटो खींचे। ज़्यादातर लोग, जब भी कोई लोग जाता है ताजमहल में, उधर में एक फ़ोटो ज़रूर खींचते हैं। और आजकल तो फोटोग्राफर के लाइन लगे होते हैं ताजमहल के बाहर फ़ोटो खिंचवाने के लिए।
ताजमहल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आगरा का किला भी हमने देखा, और ताजमहल के स्थित 2 किलोमीटर दूरी में स्थित आगरा का किला भी उन लोगों ने देखा। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला है, यह भारत के महत्वपूर्ण किलों में से एक किला है। जैसे लाल किला है उसी तरह से यह आगरा का किला है। हमारे आगरे के मशहूर पेठा का स्वाद भी, और उन लोगों ने आगरे का मशहूर पेठा उसका स्वाद भी चखा, मतलब उसमें कितना स्वाद है ये देखा, उन लोगों ने चख के देखा। कुछ साथियों ने घर के लिए भी खरीदा और उसके कुछ सहपाठियों ने इसको घर के लिए भी खरीदा। 10 अक्टूबर 2011 दिल्ली से गुवाहाटी की गाड़ी आज रात की थी। 10 अक्टूबर 2011 को वो लोग वापस आ रहे थे और दिल्ली से गुवाहाटी की गाड़ी आज रात की थी। शाम को हम कनॉट प्लेस और चांदनी चौक घूमने गए। दिल्ली के कनॉट प्लेस और चांदनी चौक वो लोग घूमने के लिए गए। हम सभी ने वहाँ कुछ छोटे मोटे सामान भी खरीदे, और उन लोगों ने उधर पे कुछ छोटे मोटे सामान भी खरीदा, क्योंकि वो लोग वापस आ रहे थे तो सामान थोड़ा खरीद के लाने के लिए। मैंने अपनी छोटी बहन के लिए एक घड़ी और दादाजी के लिए खादी का कुर्ता खरीदा, और रोमेन ने अपनी छोटी बहन के लिए एक घड़ी खरीदा और दादाजी के लिए एक खादी का कुर्ता, प्योर कॉटन का कुर्ता खरीदा। यह शिक्षामूलक भ्रमण वास्तव में हमारे लिए बहुत ही मज़ेदार और शिक्षाप्रद रहा। यह शिक्षामूलक भ्रमण वास्तव में उसके लिए और उन लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और शिक्षाप्रद था। शिक्षा मिला उन लोगों को, बहुत कुछ के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ उन लोगों को। हमें बहुत सी बातों को प्रत्यक्ष देखकर उन्हें अनुभव करने का अवसर मिला, और उन लोगों को जो भी बातें, जैसे कोई भी लोग बाहर से आते हैं तो हम लोग को कुछ ना कुछ बताते हैं, और इन सब के बारे में उनको इतना पता नहीं होता है। जैसे लोग बोलते हैं ऐसे ही मानते हैं, लेकिन उन लोगों ने अभी उसको देख के आए हैं, महसूस करके आए हैं। मेरे जीवन की यह पहली लंबी यात्रा मुझे हमेशा याद रहेगी। रोमेन ने बोल रहा है कि यह उसके जीवन की पहली लंबी यात्रा है जो उसे हमेशा याद रहेगा। हमारी रेल रात के सन्नाटे को चीरती हुई तीव्र गति से गुवाहाटी की ओर बढ़ रही थी, और उन लोगों की रेल रात की सन्नाटे को, रात में जो सन्नाटा छाया होता है चारों तरफ शांत हो जाता है, उसको चीरता हुआ तीव्र गति से, बहुत तेज गति से गुवाहाटी की ओर बढ़ रहा था। और मैं अपनी डायरी के पन्नों में यात्रा की सुखद स्मृतियों को समेट रहा हूँ, और रोमेन अपनी डायरियों में इस यात्रा की सुखद स्मृतियों को समेट रहा था, लिख रहा था। यह था आप लोगों का पाठ। अगर इसमें से कोई भी दिक्कत आप लोगों को होता है, कोई भी परेशानी होता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। धन्यवाद।